सभी को नमस्कार। 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी आज एक अद्भुत पाठ सुनने के लिए तैयार हैं। पिछली कक्षाओं में हमने नए राजाओं और राज्यों के बारे में सीखा था। हमने देखा था कि नए राजवंशों का उद्भव कैसे हुआ और चोलों द्वारा दक्षिण भारत का शासन कैसे किया गया। इस सत्र में हम काकतीय साम्राज्य के बारे में सीखेंगे। आइए समझें पाठ को। काकतीय, एक क्षेत्रीय राज्य का उदय। इससे हम यह सीख रहे हैं कि एक, काकतीय साम्राज्य का उद्भव। दो, नयनकारा प्रणाली। तीन, कृषि, मंदिरों और व्यापार में प्रोत्साहन। चार, काकतीय राज का अंत। मुख्य विषय पर जाने से पहले खोज शब्दों पर एक नज़र डालें। योद्धा, अनुभवी सैनिक या सेनानी। नयनकारा प्रणाली, साम्राज्य में एक सरकार थी जिसे नयनकारा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। सामंता, असाधारण सेना के लोगों को दिया गया एक पदवी या उपाधि। कारीगर, किसी कुशल व्यापार में एक कार्यकर्ता। संकल्पना मानचित्र। काकतीय साम्राज्य का उद्भव 1000 से 1350 ईस्वी के वर्ष हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। हमने पिछले अध्याय में पूरे भारत में प्रकट होने वाले नए शासक परिवारों के बारे में सीखा। इन नेताओं ने कृषि समुदायों में छोटे राज्य बनाने और अपने चरवाहा यानी कि खानाबदोश घूमते फिरते अनुयायियों को बसे हुए किसानों में परिवर्तित करने में मदद करने का लक्ष्य रखा। इन महत्वाकांक्षी योद्धाओं और राजाओं ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। इस अवधि के दौरान पहली तेलुगु पुस्तकें बनाई गईं, जिनमें श्रीमद् आंध्र महाभारतम शामिल हैं, जिसे तेलुगु में प्रारंभिक कविता का उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। इसकी रचना 1000 से 1400 ईस्वी के बीच कवित्रयामु कवियों के त्रिमूर्ति नानैया, तिक्कन्ना और यर्रा प्रगड़ा द्वारा की गई थी। हमारे पास बयारम, हजार स्तंभों के मंदिर, नागलुपाड़ू, पिल्ललमरी, पालमपेट, कोंडपर्ती और भूतपूर में बड़ी संख्या में शिलालेख हैं जो बताते हैं कि शासकों, नेताओं, किसानों, चरवाहों और व्यापारियों ने क्या किया।
इसके बारे में संस्कृत और तेलुगु में कई किताबें भी लिखी गई हैं। विद्यानाथ ने काकतीय शासनकाल के दौरान प्रतापरुद्र यशोभूषणम की रचना की थी। उनके शासनकाल के अंत के बाद भी कुछ रचनाएं लिखी गईं, जैसे कि विनुकोंडा वल्लभराय की क्रीडाभिराममु और एकाम्रनाथ की प्रतापरुद्र चरित्रमु। शिलालेखों और साहित्य के अनुसार काकतियों ने माना कि वे दुर्जया के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने अपनी अदालत में तेलुगु को अपनी मुख्य भाषा के रूप में उपयोग किया, खुद को आंध्र राज कहकर संबोधित किया। काकतीय राजाओं ने समुद्र तटीय क्षेत्रों तेलंगाना और रायलसीमा को एकजुट करने की इच्छा व्यक्त की, जहां तेलुगु बोली जाती थी। उनका उद्देश्य लोगों के बीच तेलुगु पहचान का भाव पैदा करना था। उनके प्रयास कुछ हद तक सफल रहे और आज भी इन क्षेत्रों के लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं। काकतीय वंश के पहले नेताओं ने कर्नाटक में राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं के सेनानियों और वफादार अनुयायियों के रूप में शुरुआत की। वे रत्तदी के नाम से जाने वाले ग्राम नेताओं के रूप में शुरू हुए और अंततः सेना प्रमुख यानी कि सेनापति बन गए और सामंतों के माध्यम से उनके सैन्य कौशल सेना प्रमुख सामंत आदि बन गए और धीरे धीरे तेलंगाना में हनुमाकोंडा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। पश्चिमी चालुक्य के पतन के बाद काकतीय स्वतंत्र शासक के रूप में उभरे। रुद्रदेव के शासनकाल में 1158 से 1195 ईस्वी के दौरान राजधानी हनुमकोंडा से वोरगल्लू को स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने एक पूरे नए शहर का निर्माण किया, जिसमें सभी लोगों को समायोजित करने और इसे एक उचित राजधानी बनाने की योजना थी। रुद्रदेव ने हनुमाकोंडा में एक विशाल किला, एक तालाब और एक मंदिर भी बनाया, जिसे 1000 स्तंभों वाला मंदिर कहा जाता है। चलिए वोरगल्लू किले को देखें। वोरगल्लू के नक्शे को देखें। हम एक बाहरी किले की दीवार को देख सकते हैं, जिसमें 4 दरवाजे हैं जो कृषि भूमि और जलाशयों की रक्षा करते हैं। अंदर कारीगरों के लिए झोपड़ियां हैं, जैसे कि टोकरी बुनने वाले। इन्हें पार करने के बाद हम उस केंद्र में आते हैं जहां एक और खंदक यानी कि खाई और मिट्टी से बनी किले की दीवारें थी। एक और खंदक यानी कि खाई और पत्थर के किले की दीवार ने शहर के केंद्र को घेरा था,
जिसमें इमारतें और महल हर जगह फैला हुआ था। प्रत्येक द्वार मुख्य सड़क पर स्वयंभू शिव मंदिर के केंद्र में जाकर मिलती थी। शहर को वडे में विभाजित किया गया है, जहाँ एक ही पेशे के लोग रहते हैं। काकतीय राजाओं ने मुखियों को यह समझाकर शक्ति प्राप्त की कि वे उन्हें राजाओं के रूप में स्वीकार करें और अन्य मुखियों से अपने समंत उपाधिकारियों की रक्षा करें। सामंतों को अन्य राज्यों की विजय पर साथ ले जाया गया था। कुछ सामंत प्रमुखों ने स्वतंत्र होने की कोशिश की। इसके बाद हम एक साहसी रानी रुद्रमा देवी के बारे में जानेंगे। चलिए रुद्रमा देवी के बारे में देखें। वह काकतीय वंश की एक शक्तिशाली नेता थी, जिन्होंने 1262 ईस्वी से 1289 तक लगभग 27 वर्षों तक वोरगलू पर शासन किया। हमारे देश में कुछ ही महिला शासक रही हैं। दिल्ली में रज़िया सुल्तान नाम की एक महिला शासक थीं, जिनकी उनके सरदारों द्वारा हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वे एक महिला द्वारा शासित होना नहीं चाहते थे। महिला शासकों के दुर्लभ होने के समय में उन्होंने अपनी क्षमताओं से सभी को प्रभावित किया। मार्को पोलो, इटली के एक प्रसिद्ध यात्री, ने उनके राज्य का दौरा किया। और उनके निडर व्यवहार, पुरुष पोशाक और कुशल घुड़सवारी का उल्लेख किया। रुद्रमा देवी ने अपने पिता के अनुयायी महत्वपूर्ण मुखियों को पराजित किया। रुद्रमा और उनके पोते प्रताप रुद्र ने कई विद्रोहों का सामना किया और इन प्रमुखों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। लेकिन कयस्था अम्बादेवा, उनके अधीनस्थों में से एक, ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया। नलगोंडा जिले के चंदूपटला में हुए युद्ध में रुद्रमा देवी की जान चली गई। नयनकारा प्रणाली। रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्र ने कई प्रतिभाशाली सेनानियों का समर्थन किया, जो महत्वपूर्ण परिवारों से नहीं थे, लेकिन रानी और राजा के प्रति अत्यधिक वफादार थे। इन सेनानियों को नायक बनाया गया और उन्हें विभिन्न गांवों में कर इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जिन्हें नयनकारा कहा जाता था। कृषि और मंदिरों में प्रोत्साहन। काकतियों ने शाही धनी परिवारों, व्यापारियों और कारीगरों की सहायता से तालाबों और कुओं का निर्माण करके कृषि में सुधार किया। इससे तेलंगाना और शाही सीमा की चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिला।
उन्होंने मुप्पमांबा और मयिलम्मा जैसी शाही परिवार की महिलाओं सहित मंदिरों को भी भूमि अनुदान दी। धनी महिलाएं और अन्य लोगों ने भी मंदिरों और पुजारियों को भूमि, धन, पशु, आभूषण और संसाधन दान किए। इस कृषि समर्थन से कर और फसल उत्पादन के माध्यम से धन में वृद्धि हुई। आइए काकतीय लोगों के व्यापार व्यवस्था पर एक नज़र डालें। योद्धाओं, प्रमुखों और राजाओं ने व्यापारियों पर कर लगाकर बहुत पैसा कमाया, विशेष रूप से उन लोगों पर जो बंदरगाहों से विदेशों में व्यापार करते थे। यहाँ मोतुपल्ली में काकतीय राजा गणपति देव द्वारा एक शिलालेख है। गणपति देव ने विभिन्न यानी कि अलग-अलग स्थानों की यात्रा करने वाले समुद्री व्यापारियों को अभय शासन प्रदान किया। पिछले समय में राजा सोना, हाथी, घोड़े, आभूषण आदि जैसे सभी माल को जब्त कर लेते थे। लेकिन अब केवल अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए और पुण्य के लिए सामान्य कर लेते हैं। लेखन में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न सामानों की बिक्री से उन्हें कितना धन प्राप्त हुआ। काकतीय राज का अंत लगभग 1190 ईस्वी के आसपास दिल्ली में एक नया राज उभरा। इन नए शासकों को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था और वे मूल रूप से तुर्किस्तान से संबंध रखते थे। अपनी शक्तिशाली सेना के बल से उन्होंने उत्तरी भारत और डेक्कन के कई राजाओं पर तेजी से विजय प्राप्त की। सन 1323 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय पर विजय प्राप्त की। प्रतापरुद्र काकतीय वंश के अंत का प्रतीक हैं। कुछ वर्ष बाद कर्नाटक में दो नए राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें बहमनी और विजयनगर राज्य कहा जाता था, जिनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। निष्कर्ष। इस पाठ से काकतीय पश्चिमी चालुक्यों के पतन के बाद अपने अधिकार में शासक बन गए। काकतीय राजाओं ने तीन क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, तेलंगाना और रायलसीमा में तेलुगु बोलने वाले लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने तेलुगु क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए तालाबों का निर्माण शुरू किया। देखने के लिए धन्यवाद।